जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कुछ नहीं पूछना, सब अच्छा है, सब ठीक है। हाँ, बस सर जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म करा दें। हाँ ये हाँ, नहीं 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 सर। चैप्टर 14 हम स्टडी कर रहे थे। चैप्टर 14 में दो बड़े टॉपिक्स थे। एक टॉपिक था बैलेंस ऑफ पेमेंट और दूसरा एक्सचेंज रेट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसके कितने सेक्शन होते हैं और इसमें डेफिसिट हो तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं हम। उसमें मेयर्स में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक फ़र्क पड़ा था फाइनेंसिंग द डेफिसिट, करेक्टिंग द डेफिसिट। करेक्टिंग द डेफिसिट में दो चीज़ें थी, मॉनेटरी मेयर्स, नॉन मॉनेटरी मेयर्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। इससे एक दूसरा टॉपिक है एक्सचेंज रेट। और आपको आज के लेक्चर में अंदाज़ा होगा कि एक्सचेंज रेट कैसे लिंक करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट से। क्यों आई कैप ने इन दोनों टॉपिक्स को एक ही चैप्टर में इकट्ठा किया। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट स्टार्ट करें। कंसेप्ट बहुत ही आसान है, तरतीब से सीखेंगे और सुकून से समझेंगे तो बहुत ही आसान, सिंपल, जैसे डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट था। ठीक है, उसी तरह स्टार्ट करें जी। आज हमने तीन कंसेप्ट स्टडी करेंगे और ये थोड़ी तरतीब हमने चेंज की है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 के बाद 7 और 8 पढ़ेंगे हम। 5 और 6 कल के लेक्चर में कवर करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 में हम क्या सीखेंगे? व्हाट इज एक्सचेंज रेट एंड हाउ इट इज डिटरमिन्ड। एक्सचेंज रेट होता क्या है और ये कैसे डिटरमिन किया जाता है। एक्सचेंज रेट क्या होता है, कैसे डिटरमिन होता है, ये सीखेंगे। फिर सीखेंगे कि डीवैल्यूएशन क्या होती है और इसके इफेक्ट्स क्या हैं। क्या सीखेंगे? डीवैल्यूएशन क्या है और इसके इफेक्ट्स क्या हैं। और जब डीवैल्यूएशन सीख लेंगे फिर क्या सीखेंगे, गैस कीजिए। रीवैल्यूएशन क्या है और इसके इफेक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले कौन सा कंसेप्ट स्टडी करें? एक्सचेंज रेट क्या है, हाउ इट इज डिटरमिन्ड, ये डिटरमिन कैसे होता है। एक्सचेंज रेट किसको कहता है? कहता है एक्सचेंज रेट है प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी। इन टर्म्स ऑफ, आपको पता है वो अनपॉसिबल चीजें हो जाती हैं कभी कभी, हैं। प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी। एक्सचेंज रेट क्या है? प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी। बताइए, पाकिस्तान में रह रहे हैं हम, पाकिस्तान में लोकल करेंसी क्या है? पाक रुपीस। और देखिए, रुपी पाक रुपी भी है, इंडियन रुपी भी है, वो भी रुपी ही कहते हैं, तो इसीलिए रुपी भी कह लें वो भी ठीक है, लेकिन पाक रुपी कहें ज़्यादा है। जैसे डॉलर सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में थोड़ा ही है, वो तो ऑस्ट्रेलिया में भी है, हैं? तो बेहतर होता है साथ में यूएस डॉलर लिख दे, लेकिन सिर्फ डॉलर भी लिखे वो भी चलेगा, सिर्फ रुपये लिखे वो भी चलेगा। तो प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी यानी प्राइस ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपी, इसे कहते हैं एक्सचेंज रेट। हमने मनी एक्सचेंजर से जाके पूछा डॉलर कितने का मिलेगा, उसने कहा 160 रुपए का। ये क्या है? एक्सचेंज रेट, यानी डॉलर की प्राइस इन टर्म्स ऑफ रुपीज। रुपीज हम इसे लिखते हैं रुपीज 160 पर डॉलर। एक्सचेंज रेट क्या है? रुपीज 160 पर डॉलर। जैसे फर्ज कीजिए कि किसी जमाने में 100 रुपए का भी डॉलर हुआ करता था, तो अगर डॉलर 100 रुपए का $1 है तो उसे हम क्या लिखेंगे? डॉलर क्या है? एक्सचेंज रेट रुपीज 100 पर डॉलर। रुपीज 100
पर डॉलर। और अगर डॉलर हो 120 रुपए का, एक्सचेंज रेट 120 रुपए पर डॉलर है, इसे कैसे लिखेंगे? ₹120 पर डॉलर। अगर डॉलर का भी होता है 80 रुपीज का, इसे क्या लिखते? ₹80 पर डॉलर। तो ये एक्सचेंज रेट समझ आ गया क्या होता है? एक्सचेंज रेट का मतलब है प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी। यानी डॉलर का रेट क्या है, डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या है? 160 पर डॉलर, ₹160 पर डॉलर। एक्सचेंज रेट समझ आ गया। अब एक्सचेंज रेट डिटरमिन कैसे होता है? बेसिकली एक्सचेंज रेट है डॉलर की प्राइस। तो जिस तरह किसी भी चीज की प्राइस उसके सप्लाई और डिमांड के इक्वल होने से बनती है, उसी तरह डॉलर की प्राइस, डॉलर का एक्सचेंज रेट भी कैसे डिसाइड होता है? डॉलर की डिमांड और सप्लाई से। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ डॉलर। तो एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होता है? जिस तरह किसी भी चीज की प्राइस उसकी डिमांड और सप्लाई से डिटरमिन होती है, उसी तरह डॉलर की प्राइस भी उसकी डिमांड, किसकी डिमांड और सप्लाई से? भाई डॉलर की डिमांड और सप्लाई से। ठीक है, ये सप्लाई कर्व डॉलर का, एस लिखा सप्लाई के साथ में छोटा सा डॉलर का साइन भी डाल दिया कि ये सप्लाई कर्व है। किसका सप्लाई कर्व है? डॉलर का, पाक रुपीज का नहीं है, क्योंकि यहां पे फॉरेन करेंसी क्या है? पाक रुपीज थोड़ी फॉरेन करेंसी है। अगर यूएसए में बैठे होते हैं हम और पाक रुपी का एनालिसिस कर रहे होते तो फिर यहाँ पे सप्लाई ऑफ रुपीज आते। देखिए हम पाकिस्तान में, पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी क्या है? डॉलर। यह सप्लाई ऑफ डॉलर का कर्व। ये कौन सा कर्व है? डिमांड ऑफ डॉलर का कर्व, डिमांड ऑफ डॉलर का कर्व। और जहां पे सप्लाई ऑफ डॉलर और डिमांड ऑफ डॉलर दोनों इक्वल होते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इस जगह पे जो प्राइस है इसे क्या कहेंगे? ये है एक्सचेंज रेट, इक्विलिब्रियम प्राइस, जो हमने एज्यूम किया ₹100 पर डॉलर। क्योंकि अगर एक्चुअल रेट यूज करेंगे ना, वो कंसेप्ट थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा। 157.43 कंसेप्ट, मतलब कंसेप्ट समझना है, फिगर्स को थोड़ी समझना है। तो एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है? किसी भी करेंसी का एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है? उस करेंसी के डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम से। किसी भी करेंसी का एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है? उसके डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम से। देख, अच्छा अब मुझे ये बताइए, इस वक्त इकोनॉमी में, इस इकोनॉमी में, डायग्राम की इकोनॉमी में डॉलर कितने का मिल रहा है? 100 का। अगर हम डॉलर को कर दे ₹80 पर डॉलर, बताइए हमारी करेंसी पाक रुपीज डेप्रिशिएट हुई कि एप्रिशिएट हुई? हमारी लोकल करेंसी क्या हुई? और अगर हम ₹100 पर डॉलर की बजाय कर दे ₹120 पर डॉलर, तो हमारी पाक रुपी डेप्रिशिएट हुए। इसका मतलब है जैसे जैसे 160, 170, 180, 190, 200 रुपीज पर डॉलर रेट जाता जाएगा, पाक रुपी डेप्रिशिएट होती जाएगी। और पाक रुपी डेप्रिशिएट होता गया, इसका दूसरा मतलब 100% यही है, क्या? डॉलर एप्रिशिएट होता गया। तो डॉलर एप्रिशिएट होना इज इक्वल टू पाक रुपी डेप्रिशिएट। पाक रुपी एप्रिशिएट होना इज इक्वल टू डॉलर डेप्रिशिएट। ये समझ आया आपको एक्सचेंज रेट डिसाइड कैसे हुआ? कब एप्रिशिएट होगा, कब डेप्रिशिएट होगा, ये भी समझ आ गया। स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, कहते हैं नहीं सर 100 से जब 150 पे जाएंगे तो फिर तो ये पैसे ज्यादा हो गए, ये तो एप्रिसिएशन होनी चाहिए लोकल करेंसी में। भाई ये इसका ये मतलब नहीं है।
इसका मतलब है पहले 100 रुपये $1 के बराबर थे, अब 150 रुपये $1 के बराबर है। तो जो रुपये है वो कमजोर हो गया ना, डॉलर तो पहलवान हो गया। वो केला पहले 100 के बराबर था, अब केला 150 के बराबर है। तो पाक रुपये ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे पाक रुपये डेप्रिशिएट होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। और जैसे जैसे एक्सचेंज रेट कम होता जाएगा पाक रुपये। अब देखें, आपने एक वक्त में ना एक चीज को जहन में रखे कंसेप्ट सीखें। अब कभी पाक रुपये के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे, कभी डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंसेप्ट सही बैठ नहीं सकेगा जहन में। हमने सिर्फ पाक रुपये की एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन को जहन में रख के चलना है। डॉलर की ऑटोमेटिकली समझ आ जाती है, जब पाक रुपये डेप्रिशिएट हो रहा है डॉलर एप्रिशिएट, पाक रुपये एप्रिशिएट हो रहा है डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है। तो बताइए एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है? डॉलर के डिमांड और सप्लाई के इक्वल होने से। क्लियर हो गया? अगला कंसेप्ट, ये तो वैसे ही जैसे चैप्टर 2 में पढ़ा था हमने मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन होता है? डिमांड और सप्लाई के इक्वल होने से। क्या मार्केट इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? डिमांड और सप्लाई के चेंज होने से। नहीं, एक सवाल अब ये देखना, क्या मार्केट इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है? ये उस्ताद सवाल पूछ रहा है, अब ये स्टूडेंट जवाब दे रहा है सर हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है? डिमांड और सप्लाई के चेंज होने से। डिमांड में कब कब चेंज हो सकता है? डिमांड के राइटवर्ड शिफ्ट होने से। अब बताइए और थोड़ा तरक्की करेंगे आप। अब मुझे ये बताइए, यहां पे एक्सचेंज रेट है 100। एक्सचेंज रेट चेंज, नेक्स्ट कंसेप्ट, एक्सचेंज रेट चेंज कैसे हो सकता है? 4 सिचुएशंस हैं। डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए, एक्सचेंज रेट चेंज हो जाएगा। डिमांड लेफ्टवर्ड चेंज हो जाए, चेंज हो जाएगा। सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए या सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड। एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है जो चैप्टर 2 में पढ़ा था। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम का भी वही कंसेप्ट है और चेंज इन इक्विलिब्रियम का भी वही कंसेप्ट है। क्लियर हुई बात? अब चेंज को पढ़े, चेंज थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। तैयार है? एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं, बाकी आपने खुद असेस करनी है क्या इफेक्ट होगा। क्या मार्केट इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है? कैसे हो सकता है? डिमांड कर्व से भी सप्लाई से भी। पहले डिमांड कर्व, अगर डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए तो सोचिए, अगर डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए तो बताइए, यानी डॉलर की डिमांड बढ़ गई, तो बताइए अब एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट होगा डेप्रिशिएट होगा? डेप्रिशिएट। लोकल करेंसी क्या हुई? डेप्रिशिएट हो गई, यानी रेट पहुंच गया तकरीबन 120 पे। तो अगर डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होगा, एक्सचेंज रेट क्या होगा? डेप्रिशिएट। लोकल करेंसी डेप्रिशिएट, एक्सचेंज रेट लोकल करेंसी एक ही बात है। डेप्रिशिएट हो गया क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सचेंज रेट, ऊपर वाला डेप्रिशिएट था, ये पहले हमने डिस्कस कर लिया है। डेप्रिशिएट हो गया। जब एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो गया तो इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज। याद करवाया था, डेप्रिसिएशन डिक्रीजेज इंपोर्ट्स, डेप्रिसिएशन डिक्रीजेज इंपोर्ट्स, डेप्रिसिएशन डिक्रीजेज इंपोर्ट्स, डेप्रिसिएशन डिक्रीजेज इंपोर्ट्स। ये 4 पॉइंट कंसेप्ट्स कल हमने डिस्कस किए थे ना। हाँ, तो डेप्रिसिएशन हुई, इंपोर्ट डिक्रीज, इंपोर्ट डिक्रीज तो एक्सपोर्ट इंक्रीज। बताइए बैलेंस ऑफ पेमेंट पे नेट इफेक्ट क्या होगा? इंप्रूव हो गया। इंपोर्ट कम हुई, एक्सपोर्ट का इंप्रूव ही होना, और क्या होना है?
एक्सचेंज रेट का रिलेशनशिप देख रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ? कुछ कुछ समझ आया? अगर समझ आया तो फिर आप बताइए। ये किताबें बंद कर दें, ये घर जाके पढ़िएगा। कोई बहुत अहम चीज हो तो नोट कर लें, वरना कोशिश करें कि यहां से समझिए। अब वापस आते हैं दूसरी एग्जांपल। एक्सचेंज रेट डिटरमिन हो गया। क्या एक्सचेंज रेट चेंज हो सकता है? कैसे? डिमांड के लेफ्टवर्ड, राइट लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने से। डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो जरा मुझे सोच के बताइए, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट होगा डेप्रिशिएट? एप्रिशिएट। लोकल करेंसी एप्रिशिएट होगी, यानी 100 से ये 80 पे आ गया। अब बताइए, एप्रिसिएशन से एप्रिसिएशन होगी, डॉलर कम होने से एक्सचेंज रेट क्या होगा? एप्रिशिएट। इससे एग्री करते हैं? अब बताइए, डेप्रिसिएशन डिक्रीजेस इंपोर्ट्स, तो एप्रिसिएशन से क्या होगा? इंपोर्ट्स इंक्रीज, इंपोर्ट्स इंक्रीज तो एक्सपोर्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होगा कि वर्स होगा? या इसे एक थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज है, निकल जाए सही मेरे मुंह से, डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट, डिटेरियोरेशन नहीं सुनना आपने कभी? तबाह बर्बाद होना। डिटेरियोरेट, डिटेरियोरेट खराब हो जाएगा, यानी डिस्टर्ब हो जाएगा। ये इंप्रूव हो जाएगा। इंप्रूव का अपोजिट क्या होता है? डिस इंप्रूव नहीं होता, बस वर्स, वर्स ही हो जाएगा। वर्स, वर्स हो जाएगा। वर्स आसान लफ्ज है, वो भी वही मतलब। बैड हो जाएगा तो वो भी बैड की दूसरी फॉर्म है। ये समझ आया? अच्छा, अब बताइए, अगली कैलकुलेशन ज़बानी कलामी कर लेंगे। इतने एक्सचेंज रेट के एक्सपर्ट हो गए आप, चलिए अभी चेक कर लेते हैं। अगर सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए तो बताइए एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? एप्रिशिएट। आप तो एक्सपर्ट हो गए, एप्रिशिएट होगा। सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए तो एक्सचेंज रेट क्या होगा? एप्रिशिएट। एप्रिशिएट होगा तो इंपोर्ट डेप्रिसिएशन से, डेप्रिसिएशन डिक्रीजेज इंपोर्ट, तो एप्रिसिएशन इंक्रीजेज, इंपोर्ट्स इंक्रीज हुई है तो एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हो जाएगी, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इफेक्ट क्या आएगा? वर्स। अच्छा बताइए, अगर आप फॉरेन करेंसी मार्केट के एक्सपर्ट हैं तो बता सकेंगे कि सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो, एक्सचेंज रेट क्या होगा? डेप्रिशिएट। शाबाश, वो यहां पे ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ऊपर को जाएगा, डेप्रिशिएट हो रहा है, डेप्रिशिएट। अगर एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो रहा है तो डेप्रिशिएट डिक्रीजेस, इंपोर्ट डिक्रीज हो जाएंगी और एक्सपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये है जी आपका कंसेप्ट कि एक्सचेंज रेट क्या होता है और कैसे चेंज होता है। हमने ये भी पढ़ लिया एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये भी पढ़ लिया एक्सचेंज रेट डिटरमिन कैसे होता है, ये भी पढ़ लिया एक्सचेंज रेट चेंज कैसे होता है, और ये भी पढ़ लिया एक्सचेंज रेट चेंज होने से हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा। मुश्किल तो नहीं? आगे चलें। अब बताइए, क्या हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट या करंट अकाउंट डेफिसिट, अच्छा बैलेंस ऑफ, कौन सा स्टूडेंट बताएगा करंट अकाउंट डेफिसिट में और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में क्या फर्क है? हाथ उठा के जी बताइए। क्या सवाल रिपीट कर रहा हूं,
करंट अकाउंट डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में क्या फर्क है जी? लफ्ज बैलेंस, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट के कॉजेज बताइए, मजे बताइए, क्या बताएंगे? भाई इसका दो हरफी जवाब ये था, दोनों का एक ही। टेक्निकली बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट रॉन्ग टर्म है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का मतलब एक ही है। ये कॉर्नर वाले भाई को बता दे। तो भैया भिजवा रहा हूँ ना, क्या हो गया भाई, एहतजाज करना शुरू कर दिया। ये भाई को वो कॉर्नर में भाई बैठे हुए। तो एक अच्छा मुझे ये बताइए, करंट अकाउंट डेफिसिट के मेयर्स में हमने कोई ये मेयर्स पढ़ा था, डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन? करंट अकाउंट डेफिसिट के मेयर्स में हमने डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। क्या पढ़ा था? डेप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट पढ़ा था। तो करंट अकाउंट डेफिसिट को रिमूव करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को या कह ले, रिमूव करने के लिए करेंसी को डेप्रिशिएट किया जा सकता है। क्या करेंसी डेप्रिशिएट करने से बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट में फर्क पड़ता है? पड़ता है। यही तो पढ़ा है हमने। डेप्रिसिएशन से बैलेंस ऑफ पेमेंट या करंट अकाउंट इंप्रूव हो रहा है, डेप्रिसिएशन से करंट अकाउंट बैलेंस या बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव हो रहा है। अब वही कंसेप्ट के ऊपर आए जहां मैयर्स में लिखा हुआ है। देखें सामने किताब खोल के देखें, क्या करंट अकाउंट डेफिसिट के मैयर्स में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन? लिखा हुआ ना, टिक लगाएं इसको। अब मैं आपको इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। कह रहा बताइए डीवैल्यूएशन क्या होती है? डीवैल्यूएशन क्या होती है? एक्सप्लेन कीजिए विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। हमने कहा डीवैल्यूएशन का मतलब है अपनी लोकल करेंसी को इंप्रूव करना। एक मिनट, रिवर्स। डीवैल्यूएशन का मतलब है लोकल करेंसी को वीक कर देना। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या है? लोकल करेंसी को वीक कर देना। वीकनिंग लोकल करेंसी। किस लिए वीक किया? टू इंप्रूव करंट अकाउंट, ताकि एक्सपोर्ट बढ़ जाए, इंपोर्ट कम हो जाए और बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव हो जाए। ये तो आपने एक लाइन में खत्म कर दिया कंसेप्ट को, इतनी जल्दी नहीं करना भैया। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या है? लोकल करेंसी को वीक करना। किस लिए? ताकि करंट अकाउंट इंप्रूव हो जाए। क्या गवर्नमेंट अपना करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इंप्रूव करने के लिए लोकल करेंसी को डेप्रिशिएट कर सकती है? कर सकती है। उसे किसने रोकना? क्या लोकल करेंसी डेप्रिशिएट करने से डेप्रिसिएशन या डीवैल्यूएशन एक ही बात है? डेप्रिसिएशन डीवैल्यूएशन से करंट अकाउंट बैलेंस इंप्रूव होता है? कैसे होता है? डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट बढ़ेगी। अच्छा ये एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है डेप्रिसिएशन इंपोर्ट क्यों कम होगी। वो हमने एग्जांपल देती, 200 होगा तो एक्सपोर्टर छलांगे लगाएगा और इंपोर्टर रोएगा बैठ के। उसके लिए इंपोर्ट करना महंगा हो गया, एक्सपोर्टर कहेगा मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन से इंपोर्ट्स डिक्रीज होती हैं, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होती हैं। अब देखिए इकोनॉमी थी यहाँ पे, इस पॉइंट पे, ये है न्यूट्रल पॉइंट। इससे नीचे बैलेंस ऑफ पेमेंट या करंट अकाउंट जो मर्जी लिख ले, वो डेफिसिट में जा रहा है।
इससे ऊपर सरप्लस में है। इकोनॉमी इस वक्त कहां पे है? डेफिसिट में है। गवर्नमेंट क्या चाह रही है? सरप्लस में जाए। इकोनॉमी यहां पे थी, गवर्नमेंट ने कर दिया करेंसी को डीवैल्यू। क्या कर दिया? डेप्रिशिएट। डेप्रिसिएशन से इंपोर्ट कम होंगी, एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, तो इसे डेफिसिट से सरप्लस की तरफ जाना गया जरूर, लेकिन घूम के। हम समझ रहे थे ये सीधा सीधा जाएगा डीवैल्यू करने से, सीधा सीधा नहीं गया। ये पहले डेफिसिट मजीद गहरा हुआ, मजीद डीप हुआ, मजीद गहरा हुआ, मजीद डीप हुआ, उसके बाद ऊपर जाना शुरू हुआ। हमने कहा हमें ये ना समझाओ कि ये ऊपर कैसे आया, ये हमें पता है, हमें ये समझाओ भाई ये नीचे क्यों गया, ये डीप कैसे हुआ। यानी अगर आप देखें ना, हम सोच रहे थे डीवैल्यूएशन करेंगे ना, इकोनॉमी ठग करके सप्लाई लाइन की तरह सीधी जाएगी, पर मजाल है इकोनॉमिक्स में कोई एक डायग्राम हमारी दूसरी डायग्राम से मिल जाए। इकोनॉमी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ठग करके ऊपर को जाएगी सीधे। इकोनॉमी पहले मजीद डेफिसिट गहरा हुआ, फिर उसके बाद ऊपर जाना शुरू हुआ। हमने कहा इसकी शक्ल सप्लाई लाइन की तरह तो नहीं मिल रही, सप्लाई कर्व की तरह तो नहीं मिल रही। एबीसी में हमने पढ़ा था जे, जे इसकी शक्ल जे कर्व से मिल रही, इसके साथ जे से मिल रही है, जे कर्व, इसीलिए इसको जे कर्व का नाम भी देते हैं। किस कर्व का नाम देते हैं? अच्छा अब देखिए, इकोनॉमी डेफिसिट में थी, गवर्नमेंट ने डीवैल्यूएशन की, ये तो आपको समझ आ रहा है ना कि क्यों वो सरप्लस की तरफ जा रही है इकोनॉमी, क्योंकि डेप्रिसिएशन से इंपोर्ट डिक्रीज, एक्सपोर्ट इंक्रीज। लेकिन ये मजीद डेफिसिट में क्यों जा रही है, ये समझ नहीं आ रही ना। कह रहा है इसकी, अब जरा अटेंटिव होकर सुनिएगा, कहता है इसकी दो रीजंस हैं। एक रीजन है एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उन्हें टाइम लगता है कंप्लीट होने के लिए। कहता है आज आपको पता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब हम करते हैं ना, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ये नहीं होता कि आज दुकान पे गए, पेमेंट की और चीज़ लेके आ गए। चाइना से भी साथ हमारे चाइना, उससे भी इंपोर्ट करें ना समंदर के रास्ते, फिर भी उसमें कोई 20, 25, 30 दिन लग जाते हैं समंदर के जरिए से इंपोर्ट। तो पेमेंट और चीज़ों आने में, पेमेंट करने में कॉन्ट्रैक्ट महीना पहले हो जाएगा, जो सेटलमेंट होगी चीज़ें आएंगी वो महीना 1.5 महीना लगता है उनमें। कहता है आज अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब कल अगले ही दिन गवर्नमेंट ने कहा डॉलर का रेट होगा 200, अगर हमें पहले पता होता ना तो हम ऑर्डर ना करते, आइंदा ऑर्डर करेंगे भी नहीं। लेकिन जो ऑर्डर हो चुके हैं वो तो पूरे करने पड़ेंगे, वो तो पूरे करने पड़ेंगे। अब देखें फायदा, एक महीने तक फायदा होने के बजाय नुकसान होगा क्या। अब देखें एक महीने तक हालांकि डीवैल्यूएशन कर चुके हैं, क्या आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट पे फर्क पड़ेगा पॉजिटिव? एक महीने तक तो नहीं पड़ेगा। अब फर्दर देखें मजीद क्या होगा। अब आपने पहले जो $1 की चीज मंगवाई, ऑर्डर कर लिया था, एक्सचेंज रेट 150 रहता तो 150 की पेमेंट करते हैं, एक्सचेंज रेट अब 200 हो गया, कॉन्ट्रैक्ट से बैकआउट नहीं कर सकते। अब हमने जो पेमेंट करनी है, मजबूरी मारे हैं, पेमेंट जरूर करनी है। कितने की? 150 की करेंगे, 200 की? 200 की करेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ इंपोर्ट कुछ अरसे तक इंपोर्ट कम नहीं होगी बल्कि खर्चा बढ़ जाएगा। इंपोर्ट कम क्यों नहीं होगी? कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, खर्चा क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि अब जो हमने पेमेंट करनी है 200 के हिसाब से खरीद के पेमेंट करेंगे। इस वजह से ये गैप इमीडिएटली कम होने की बजाय बढ़ता है।
पहली रीजन तो ये कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, आइंदा से आप न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, लेकिन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को कंप्लीट करते करते टाइम लगेगा। उस अरसे में आर्जी तौर पर आपका ये गैप मजीद डीप होगा। एक रीजन ये है। दूसरी रीजन ये कि कुछ चीजों की डिमांड तो इलास्टिक होती है, वो तो आप प्राइस चेंज हो तो आप पता है डिमांड पे इफेक्ट आता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी डिमांड इनइलास्टिक है। अगर आपकी डिमांड इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की इनइलास्टिक है तो बताइए डीवैल्यूएशन से क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे फर्क आएगा? नहीं आएगा, बल्कि उल्टा डेप्रिशिएट होने की वजह से पहले की निस्बत खर्चे ज्यादा होंगे आपके। इन दो रीजंस की वजह से जब हम डीवैल्यूएशन करते हैं तो हमारा कर्व सीधा जाने की बजाय पहले डीप होता है, उसके बाद सरप्लस की तरफ जाता है, यानी जे शक्ल बनती है। अगर हमसे वो कभी पूछे बताओ इकोनॉमी डेफिसिट में है, डीवैल्यूएशन से जे कर्व क्यों बनता है, जे कर्व को एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन करने में हमने 2 पॉइंट क्या कवर करने हैं कि वाई इकोनॉमी एक्सपीरियंस जे कर्व, डीवैल्यूएशन से इकोनॉमी जे कर्व क्यों एक्सपीरियंस करती है? 2 रीजन की वजह से। पहली रीजन क्या है? एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायर टाइम लैग टू कंप्लीट। दूसरी रीजन क्या है? इनइलास्टिक डिमांड ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। डीवैल्यूएशन से जिनकी इलास्टिक डिमांड है वो तो चीजें एडजस्ट हो जाएंगी, क्विट हो जाएंगी, लेकिन जिनकी इनइलास्टिक है वो तो चलाना पड़ेगा। अब रेट जो मर्जी हो जाए, हमें पेट्रोल तो मंगवाना ही मंगवाना है। हम हो सकता है एलसीडी वगैरह ना मंगवाएं, हम हो सकता है कि एसी ना मंगवाएं, लेकिन पेट्रोल के बगैर तो गुजारा नहीं है भाई। ये समझ आया आपको? डीवैल्यूएशन से यहां पे हमने ये पढ़ा, डीवैल्यूएशन से डेप्रिसिएशन से इंपोर्ट्स डिक्रीज हो रही है, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रही है। यहां पे वही कंसेप्ट है, सिर्फ एक चीज एडिशनल है कि ये जो इंपोर्ट इंक्रीज और इंपोर्ट डिक्रीज और एक्सपोर्ट इंक्रीज होगी ना, ये इमीडिएटली नहीं होंगी। पहले थोड़ा ये गैप मजीद डीप होगा, फिर उसके बाद इंप्रूव होना शुरू होगा। और मजीद गैप डीप किस वजह? सारा कंसेप्ट इसी में है जे कर्व का, कि ये गैप मजीद क्यों बढ़ता है? 2 चीजों की वजह से। एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के एडजस्ट होने में टाइम लगता है, और दूसरा इलास्टिक डिमांड। कहता है अच्छा बताओ डीवैल्यूएशन, नॉर्मल कंसेप्ट क्या है? डीवैल्यूएशन से करंट अकाउंट डेफिसिट रिमूव होता है, एग्री करते हैं? नॉर्मल कंसेप्ट क्या है? डीवैल्यूएशन से काउंट रिमूव होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट रिमूव होता है। जे कर्व कहता है पहले इंक्रीज होगा फिर बाद में जाके रिमूव होगा। कहता है डीवैल्यूएशन की पॉलिसी क्या अच्छी पॉलिसी है? बताइए इसकी इफेक्टिवनेस किन चीजों पे डिपेंड करती है? डीवैल्यूएशन की पॉलिसी की इफेक्टिवनेस, कि डीवैल्यूएशन से करंट अकाउंट डेफिसिट रिमूव होगा, ये डीवैल्यूएशन की पॉलिसी, इसकी इफेक्टिवनेस किन चीजों पे डिपेंड करती है? हम कहेंगे 2 चीजों के ऊपर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंपोर्ट्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स। यानी अगर तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की डिमांड इलास्टिक है तो डीवैल्यूएशन इफेक्टिव है कि इनइफेक्टिव? सोच के बताइए, सारा कंसेप्ट इसी एक सवाल में छुपा है। अगर डिमांड फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इलास्टिक है तो डीवैल्यूएशन की पॉलिसी इफेक्टिव है कि इनइफेक्टिव? इफेक्टिव। इसीलिए इफेक्टिवनेस ऑफ डीवैल्यूएशन, देखें इनइलास्टिक डिमांड थी, इसी वजह से गैप इंक्रीज हो रहा है। अगर इलास्टिक डिमांड होती ना तो सीधा जाता। तो इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी ऑफ डीवैल्यूएशन डिपेंड करती है 2 चीजों पे। किस पे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंपोर्ट्स और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर
अगर डिमांड फॉर इंपोर्ट इलास्टिक है तो डिवैल्यूएशन इफेक्टिव, अगर डिमांड फॉर इंपोर्ट इन इलास्टिक है डिवैल्यूएशन इनइफेक्टिव। उसने कहा अच्छा डिमांड फॉर इंपोर्टेड गुड इन इलास्टिक है तो इनइफेक्टिव है, इन इलास्टिक कब होगी डिमांड फॉर इंपोर्टेड गुड? डिमांड फॉर इंपोर्टेड गुड्स कब इन इलास्टिक होगी? कह रहा है जब आपकी इकोनॉमी हाई प्रेफरेंस होगी, उसकी इकोनॉमी जो है उसमें लोगों की प्रेफरेंस ज्यादा होगी फॉरेन गुड्स के बारे में। अगर लोग फॉरेन गुड को ज्यादा प्रेफर करेंगे डिमांड इन इलास्टिक, अगर लोग फॉरेन गुड्स पे इंपोर्टेड आइटम पे ज्यादा डिपेंडेंट होंगे डिमांड इन इलास्टिक, अगर लोकल मार्केट में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है डिमांड इन इलास्टिक। इंपोर्ट्स की डिमांड कब इन इलास्टिक होगी? अगर लोग फॉरेन गुड्स को प्रेफर कर रहे हैं, फॉरेन गुड्स पे डिपेंड कर रहे हैं और लोकल मार्केट में फर्म्स इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट देने में नाकाम हैं, तो इंपोर्ट की डिमांड इन इलास्टिक। एक्सपोर्ट की डिमांड कब इन इलास्टिक होगी? यानी कब ऐसा होगा जैसे पाकिस्तान की करेंसी है जितनी डीवैल्यू हो रही है उस लिहाज से तो एक्सपोर्ट धड़ाधड़ बढ़नी चाहिए, कुछ नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही? वो कहता है भाई डीवैल्यूएशन जितनी मर्जी कर लें आपकी चीज ही घटिया है, कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा, मुफ्त में भी कोई नहीं खरीदेगा शायद। तो डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इन इलास्टिक क्यों हो सकती है? क्योंकि चीजों की क्वालिटी पुअर है। फर्म्स अनएबल टू मीट डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, फर्म्स एक्सपोर्ट्स की डिमांड मीट नहीं कर सकती, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नॉलेज नहीं है, चीज कैसे बनानी है कैसे बेचनी है, एबिलिटी नहीं। इसलिए डीवैल्यूएशन के बावजूद, अब देखिए ये समय ना ये उसने पाकिस्तान को सामने रख के कंसेप्ट बनाया है कि बताओ भैया पाकिस्तान में डीवैल्यूएशन धड़ाधड़ हो रही है, उसके बावजूद बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में नहीं आ रहा। क्यों? इसलिए कि हमने कहा डीवैल्यूएशन की पॉलिसी डिपेंड करती है इलास्टिक ऑफ डिमांड फॉर इंपोर्ट एंड इलास्टिक ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट। पाकिस्तान में इंपोर्ट्स की डिमांड भी इन इलास्टिक है, एक्सपोर्ट्स की डिमांड भी इन इलास्टिक है। उसने कहा क्यों इंपोर्ट की डिमांड इन इलास्टिक क्यों है? इसलिए कि पाकिस्तानियों को फॉरेन गुड्स ज्यादा पसंद है, फॉरेन गुड्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है, और जो फॉरेन गुड्स है लोकल मार्केट में उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। और एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि वो इन इलास्टिक है। वो क्यों इन इलास्टिक है? पुअर क्वालिटी की चीजें एक्सपोर्ट करते हैं हम, और फर्म के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एक्सपोर्ट डिमांड को मीट कर सके। बताइए कुछ समझ आएगा ना? ये थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट था इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी वाला। मैं समझ आई बात? अगर समझ आई तो अगली बात आप ज़बानी कलामी बता सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हो गए हैं तो बता सकेंगे, अगर अभी तक स्टूडेंट हैं तो फिर नहीं बता सकेंगे। फर्ज कीजिए हम जापान में बैठे हैं और जापान की हुकूमत परेशान है। हमने कहा क्यों परेशान है हमारे होते हुए? उन्होंने कहा कि हमारा करंट अकाउंट बहुत ही ज्यादा सरप्लस में जा रहा है सरप्लस में जा रहा है, बताइए हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं, क्या करें? हाँ, क्या करें? अपनी करेंसी को एप्रिशिएट करें। शाबाश। अगर अपनी करेंसी को एप्रिशिएट करेंगे तो शक्ल क्या बनेगी? जरा बना के दिखाइए। इनवर्स, अच्छा रिवर्स बनेगी, यानी हाँ वो जो बनेगी ऐसे बनेगी, तो इसका इनवर्स यही है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, कर में तो इधर से इधर जाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, उल्टा जे बना लेते हैं।
यानी ये, इसको नाम क्या देंगे? जे कर्व। क्या नाम देंगे? इनवर्स जे कर्व। अच्छा बताइए, हम तो ये सोच रहे थे रीवैल्यूएशन से, एप्रिसिएशन से ये डायरेक्ट सीधी लाइन बनेगी, लेकिन पहले ये गैप डीप क्यों हो रहा है? एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एडजस्ट होने में टाइम लेते हैं इस वजह से। और दूसरी रीजन क्या है? इनइलास्टिक डिमांड फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, उसी का अपोजिट है। कुछ बात समझ आई? ठीक है, हमारे सिलेबस में सिर्फ उसने इनवर्स जे कर्व की डायग्राम बनाई है, उसकी रीजन नहीं है। जे कर्व की रीजन भी है, इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी भी है। इनवर्स जे कर्व की ना रीजन है ना इफेक्टिव, लेकिन अगर आप सोचें तो वही रीजन आ जाएंगे अपोजिट सेंस में। ठीक है, तो अगर आपने जे कर्व को अच्छे तरीके से पढ़ा और समझा है तो इनवर्स जे कर्व कुछ भी नहीं है। ठीक है, वैसे भी सिलेबस में भी सिर्फ डायग्राम की हद तक है जी। कुछ समझ आया आपको? तो अब बताइए, जरा क्विक से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होता है? डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम से। एक दफा एक्सचेंज रेट डिटरमिन हो जाए, क्या चेंज हो सकता है? कैसे चेंज हो सकता है? डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होने से डेप्रिसिएशन होगी, एप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन से इंपोर्ट क्या होगी? और एक्सपोर्ट? बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा? अच्छा बताइए, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने से क्या होगा? सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होने से क्या होगा? एप्रिशिएट। और डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने से क्या होगा? डेप्रिसिएशन से बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? डेप्रिसिएशन से बैलेंस ऑफ, क्योंकि इंपोर्ट्स कम होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी। डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम डीवैल्यूएशन भी कह सकते हैं। तो बताइए, डीवैल्यूएशन से बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या इफेक्ट होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट से सरप्लस की तरफ जाता है, लेकिन सीधा नहीं, कहानी में ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट लाके तो फिर आपने जे कर्व बनाना है। बताइए, डीवैल्यूएशन से हमारा डेफिसिट पहले डीप क्यों होता है? टाइम लैग ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की वजह से और इनइलास्टिक डिमांड फॉर इंपोर्ट। बताइए, डीवैल्यूएशन की पॉलिसी डेफिसिट को रिमूव करने के लिए कैसी है? कहे अच्छी है। अच्छी। तो बताइए, इसकी इफेक्टिवनेस किन चीजों पे डिपेंड करती है? डिमांड फॉर इंपोर्ट्स, इलास्टिक ऑफ डिमांड फॉर। लेकिन मुझे बताइए, पाकिस्तान में तो धड़ाधड़ डीवैल्यूएशन हो रही है, डेप्रिसिएशन हो रही है, लेकिन फिर भी इकोनॉमी करंट अकाउंट सरप्लस में नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि इसमें डिमांड फॉर इंपोर्ट भी इनइलास्टिक है, एक्सपोर्ट भी इनइलास्टिक है। डिमांड फॉर इंपोर्ट क्यों इनइलास्टिक है? हाई डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड ऑयल पे डिपेंडेंस हाई है। प्रेफरेंस, हाई प्रेफरेंस फॉर फॉरेन गुड्स। ठीक है, बाहर की चीजों को हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छी हैं, और लोकल मार्केट में इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। भाई पाकिस्तान में अगर सिविक बनती हो, कॉर्ड बनती हो, तो हमें जापान से इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है? और कौन सी वाली? भैया किधर गया? वो निकल गया। हाँ हाँ भाई, वो कौन सी कहा है? हाँ। तो एक्सपोर्टेड गुड्स जो है, इनकी डिमांड क्या है? इन क्यों डीवैल्यूएशन होने से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ती? पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स और फार्म्स अनएबल टू मीट फॉरेन डिमांड। कुछ समझ आया? चलिए, आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 14 में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, 7, 8 पढ़ा। घर जाके आपने इसकी रीडिंग करनी है, कंसेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है, उसके बाद रट्टा लगाना है।